वेलकम टू स्टडी साइट। तो हमारा अगला चैप्टर है राजनीतिक दल। तो अब हम इस चैप्टर में राजनीतिक दल क्या होते हैं, इसका संगठन कैसा होता है, राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं, क्या दोष होते हैं, इसके क्या कार्य होते हैं, राजनीतिक दल को किन किन चुनौतियों का सामना करना होता है, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर में पढ़ेंगे। तो राजनीतिक दलों को लोगों के एक ऐसे संगठित समूहों के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। ये राजनीतिक दल अपनी सोच एवं विचारधारा को उत्तम बताने के क्रम में सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दल क्या है? लोगों का एक समूह है जिनकी एक खास विचारधारा होती हैं और वो उसी के आधार पर चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं और सरकार बनाने का काम करते हैं। राजनीतिक दल के तीन हिस्से होते हैं। एक क्या होता है? एक नेता होता है उसका, उसके बाद उसके सक्रिय सदस्य होते हैं और समर्थक होते हैं। राजनीतिक दल की गुण क्या है, इसे देखते हैं। तो ये राजनीतिक दल अपनी सोच एवं विचारधारा को उत्तम बताने के क्रम में सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जैसे बीजेपी की एक अलग सोच होगी, उसी प्रकार से कांग्रेस की अलग सोच होगी, तो वे सब अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियों और कार्यक्रम को तय करते हैं। सब अपना अपना एजेंडा बनाते हैं कि हम समाज के लिए ये करेंगे, हम समाज के लिए वो करेंगे। सामूहिक हित के आधार पर दल लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियाँ औरों से बेहतर है। ऐसे दल की पहचान उसकी नीतियों और उसके सामाजिक आधार से तय होते हैं। राजनीतिक दल में तीन प्रमुख हिस्से होते हैं। ये बात या अभी देखे हैं ऊपर, क्या होता है? एक तो नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी या समर्थक। अब हम आते हैं आगे, अवगुण क्या है? राजनीतिक दल के गुण हमने देख लिया, इसके अवगुण क्या है? कुछ नेताओं के हाथ में ज़्यादा ताकत होती है। हम देखते हैं कि क्या होता है, राजनीति में वंशवाद चलता है कि एक पहले पहले बाप उस दल का सक्रिय नेता हुआ, फिर उसके बाद बेटा हुआ, फिर ऐसे ही करके उसमें क्या होता है ना, जो एक राजनीति भी पैतृक रूप से बन जाती है। फिर है सामान्य कार्यकर्ता गतिविधियों से अनजान रहता है। सामान्य कार्यकर्ता को तो कुछ पता ही नहीं चलता कि कब उसके अध्यक्ष बदलते हैं और कब उसके नए अध्यक्ष आते हैं। पार्टी के नाम पर फैलता कुछ शीर्ष नेता ही पार्टी के नाम पर फैसला कुछ शीर्ष नेता ही लेते हैं। मतलब जैसे जो किसी पार्टी के अध्यक्ष है वो, या उस पार्टी से जो बड़े सदस्य होते हैं वही सब क्या होता है, फैसला लेते हैं, और इसे आम जो कार्यकर्ता होता है वो इससे दूर रहता है। पार्टी के शीर्ष नेताओं के प्रति निष्ठा ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। पार्टी में कोई भी सदस्य अपने से जो उसमें जो शीर्ष नेता जो होता है उसके प्रति निष्ठा की भावना रखना पड़ता है। चाहे वो नेता कैसा भी हो, उसके विरोध में कभी नहीं कुछ कहा जा सकता। फिर राजनीतिक दल के कार्य क्या हैं? तो नीति एवं कार्यक्रम बनाने के कार्य करते हैं राजनीतिक दल। चुनाव में बहुमत प्राप्त करके शासन करते हैं। फिर राजनीतिक दल अपने कार्यक्रमों को चुनाव व घोषणा पत्र बनाकर जनता के बीच जाते हैं और चुनाव में भाग लेते हैं। वे अपने अपने क्या होते हैं, एजेंडा बनाते हैं और एजेंडा बनाकर लोगों के बीच में जाते हैं और उसी एजेंडा के आधार पर वो वोट मांगते हैं। चुनाव में अलग अलग राजनीतिक दल अपने विचारों से जनता को विकल्प देते हैं और जनमत का निर्माण करते हैं। मतलब जो अलग अलग पार्टियां होती हैं, वो अलग अलग पार्टियां क्या करती है, चुनाव में जाते समय अपना अपना एजेंडा रखती है और वो बताती है कि हम कैसे दूसरों से बेहतर है। दल की नीतियों एवं कार्यक्रम को बनाते हैं कि हमारी दल सरकार बनने में ये करेगी वो करेगी। आपदा के समय अर्थात भूकंप एवं बाढ़ के समय जनता के साथ सहयोग करते हैं। विपक्ष में रहकर सरकार के नीतियों की आलोचना भी करते हैं। राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्य है, ये आगे होगा। राजनीतिक दलों का जो प्रमुख कार्य होता है वो विभिन्न स्तरों पर सामंजस्य बनाए रखना होता है। अब राजनीतिक दल जरूरी क्यों है? क्यों एक देश के लिए राजनीतिक दल की ज़रूरत ही क्यों है? तो इसके बारे में जानते हैं। राजनीतिक दल के बिना लोकतंत्र का कोई अस्तित्व नहीं है। निर्वाचित प्रतिनिधि अपने निर्वाचन क्षेत्रों में किए गए कामों के प्रति जवाबदेह होते हैं। अगर मान लीजिए राजनीतिक दल नहीं हो
तो फिर जो जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उस क्षेत्र में काम की जिम्मेदारी कौन लेगी? तो काम की जिम्मेदारी लेने का काम क्या होते हैं? जो हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं वो लेते हैं, और हम उनसे सवाल जवाब भी कर सकते हैं। यदि राजनीतिक दल न हो तो कोई भी बड़े नीतिगत परिवर्तन के बारे में लोगों से चुनावी चयन करने की स्थिति नहीं होगी। मतलब कोई भी अगर बड़ा निर्णय लेना है तो वो क्या होगा, वो जिसकी सरकार है वही वही ले लेगी। दलों के बिना सरकार बन जाएगी परंतु वह कभी भी अस्थिर नहीं रहेगी। अब राजनीतिक दल किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? इन दिनों राजनीतिक दल को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? तो राजनीतिक दलों के भीतर सभी के विचारों को महत्व नहीं दिया जा रहा है। ये बात सही है। पहला कारण क्या है कि राजनीतिक दल के अंदर में सभी लोगों के विचार को महत्व नहीं दिया जाता है। जो छोटे कार्यकर्ता होते हैं उनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं। जो शीर्ष नेता होते हैं वही उन्हीं की बातें पूरे पार्टी में चलती है। नेतृत्व को लेकर विवाद का होना, कभी कभी क्या होता है कि नेतृत्व को लेकर विवाद हो जाते हैं। जो योग्य व्यक्ति है फिर भी उसके हाथ में नेतृत्व नहीं मिलता है, जबकि अयोग्य व्यक्ति के हाथों में नेतृत्व भी दी जा सकती है। राजनीतिक दल में अपने वंशज एवं परिवार के लोगों को अन्य कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करते हुए आगे बढ़ाया जाना और उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर बैठाए जाने की चेष्टा करना। अब कोई एक नेता जो कि पार्टी का अध्यक्ष है और वो क्या चाहता है कि उसके बाद उसके ही घर का कोई सदस्य क्या हो, पार्टी का अध्यक्ष बने, चाहे वो सदस्य कार्यकर्ता रहा हो या ना रहा हो, चाहे उसका राजनीतिक रूप से वो जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन वो चाहता है कि अपना ही किसी को वो अपना वाला पद दे। पैसे वाले एवं आपराधिक छवि के लोगों का अत्यधिक महत्व, जो अत्यधिक पैसे वाले होते हैं उन्हें राजनीतिक दल ज़्यादा प्रश्रय देते हैं। जो आपराधिक छवि वाले होते हैं उन्हें भी ज़्यादा प्रश्रय दिया जाता है। दल एवं सिद्धांतों को छोड़कर सत्ता प्राप्ति के लिए गठबंधन किया जाना। अब एक पार्टी का क्या हो, एक पार्टी का जो विचारधारा है वो दूसरे पार्टी से के विचारधारा से बिल्कुल अलग है, लेकिन ये सब सत्ता के लोभ में एक दूसरे से मिल जाते हैं और मिलकर सरकार बनाते हैं, जिसे कि हम गठबंधन की सरकार कहते हैं। राजनीतिक दल कैसे प्रभावकारी हो सकते हैं? राजनीतिक दल को प्रभावकारी कैसे बनाया जा सकता है कि राजनीतिक दल जो वो ज़्यादा प्रभावशाली हो, इसे बनाने के लिए क्या क्या होनी चाहिए? तो पहला देखिए, राजनीतिक दलों को इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार ने दल बदल कानून, शपथ पत्र की बाध्यता तथा राजनीतिक पार्टियों के लिए संगठित बैठक करना अनिवार्य है। मतलब कोई भी अगर मान लीजिए एक आदमी किसी राजनीतिक पार्टी से अगर चुनाव जीतता है तो वो दल बदल नहीं कर सकता है। दल बदल करने पर उसकी जो चुनाव में जीत होती है वो मान्य नहीं रह जाता है। फिर वहाँ पर शपथ पत्र जो पार्टियाँ शपथ पत्र रखती हैं, फिर उसके बाद पार्टियों को राजनीतिक पार्टियाँ जो हैं वो अपना समय समय पर बैठक करती रहती हैं। दलों के भीतर आपसी सहमति के साथ सभी को अपने विचारों के रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। फिर गंभीर मसलों पर देश हित में सोचना एवं सुझाव देना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में करीब 1/3, गरीब नहीं है ये, करीब 1/3 टिकट जरूर देना चाहिए। जैसे अपने बिहार में क्या है, 1/3 सीटें जो है महिला के लिए आरक्षित हो चुकी हैं। चुनाव का खर्च सरकार उठाए। सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे। यह मदद पेट्रोल, कागज़, फ़ोन वगैरह के रूप में भी दी जा सकती है। तो चुनाव का जो खर्चा होता है वो सरकार को उठाया जाना चाहिए ताकि राजनीतिक पार्टियाँ। अब आगे देखते हैं, आगे है हमारा राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनना चाहिए। सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें, अपने संविधान को पालन करें तथा सबसे बड़े पदों के लिए खुला चुनाव कराएं। मतलब चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, जरूरी है कि वो क्या करे, वो अपना एक नियम कानून बना के रखे और जो योग्य व्यक्ति हैं उसी को योग्य पद दिया जाना चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं, अपने संपत्ति और आपराधिक मामलों का ब्यौरा एवं शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया है। आप किसी भी पार्टी से संबंधित हो ये मायने नहीं रखता, आपको एक शपथ पत्र देने होते हैं जिसमें आपकी आपराधिक छवि के बारे में बताया जाता है। दलीय व्यवस्था के अब हम देखते हैं, जो राजनीतिक दल होता है ना, तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है उसे हम दलीय व्यवस्था करते हैं।
तो दलीय व्यवस्था के कितने रूप हैं? तो दलीय व्यवस्था के 3 रूप हैं। जैसे एक दलीय व्यवस्था, मतलब ऐसा देश जहाँ पर बस एक दल का ही शासन व्यवस्था होती है, उसे हम एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था में कोई प्रतियोगिता नहीं है, स्वाभाविक है, एक ही दल है, एक ही राजनीतिक पार्टी है, तो कोई प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगी। अकेली पार्टियां उम्मीदवारों को मनोनीत करती हैं और मतदाताओं के पास केवल 2 विकल्प रहते हैं। चूँकि एक ही पार्टी है, तो एक ही पार्टी है और वो अपना अपना वो क्या करती है, अपने उम्मीदवार को उतारती हैं। और राजनीतिक पार्टी जो मतदाता होते हैं उसके पास दो ही विकल्प होते हैं। पहला विकल्प क्या होता है, किसी को भी अपना मत नहीं दे। जो लोग खड़े हैं उनमें आप किसी को भी अपना मत न दें। और दूसरा, पार्टी द्वारा मनोनीत किए गए उम्मीदवारों के सामने हाँ या ना लिखे। जो पार्टी उम्मीदवार को लाई है उसके सामने आप हाँ या ना लिखिए। अगर वो आपको पसंद है तो हाँ लिखिए, ना पसंद है तो ना लिख दीजिए। यह व्यवस्था कम्युनिस्ट देशों में प्रचलित तथा अन्य अधिकारवादी शासन पद्धतियों में प्रचलित है, जैसे चीन, उत्तर कोरिया और क्यूबा। चीन, उत्तर कोरिया और क्यूबा में क्या है, एक दलीय व्यवस्था है। यहाँ पर हमेशा एक ही राजनीतिक पार्टी की सरकार बनती है और वो अपने अपने उम्मीदवारों को उतारती है और लोग मतदाताओं के सामने ये ऑप्शन होता है कि वो हाँ या ना करे, लेकिन सरकार तो बनेगी उसी पार्टी की। अब हम आते हैं आगे है द्विदलीय व्यवस्था। द्विदलीय व्यवस्था मतलब ऐसे देशों में सत्ता आमतौर पर 2 मुख्य दलों के बीच में ही बदलती रहती हैं। वहाँ अनेक दूसरी पार्टियाँ हो सकती हैं, वे भी चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत सकती हैं, पर सिर्फ 2 ही दल बहुमत पाने और सरकार बनाने के प्रबल दावेदार होते हैं। जैसे ऐसा कहाँ व्यवस्था है, अमेरिका में और ब्रिटेन में ऐसी व्यवस्था है। द्विदलीय व्यवस्था कहने का मतलब क्या है कि मुख्य रूप से उस देश में बस 2 ही दल हो, 2 ही राजनीतिक पार्टियां होती हैं और वो ही एक बार एक जीतता है, दूसरा मतलब उन्हीं में से कोई सरकार बनाने के हकदार होती। तो ऐसी व्यवस्था द्विदलीय व्यवस्था कहलाती है, जो कि अमेरिका में और ब्रिटेन में ऐसी व्यवस्था है। बहुदलीय व्यवस्था में क्या होता है, 2 दलों से ज़्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरे के गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो तो इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, फ्रांस हो गया, इन सब में क्या है, बहुदलीय व्यवस्था है, मतलब बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। अब भारत में देखिए बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, जदयू है, राजद है, उसके बाद आप पार्टी है, पर तृणमूल कांग्रेस है। इस तरह से बहुत सारी पार्टियां हैं। तो हम ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहेंगे, बहुदलीय व्यवस्था कहेंगे। भारत में बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया क्योंकि भारत में क्या है, बहुदलीय व्यवस्था है। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि भारत में सामाजिक और भौगोलिक असमानताएं हैं। भारत में क्या है, सामाजिक रूप से भारत बहुत से अलग अलग समुदाय में, अलग अलग धर्म में बटा हुआ है और बहुत सारी इसकी भौगोलिक असमानताएं भी हैं। इस वजह से अलग अलग पार्टियों का होना जरूरी है। भारत एक बड़ा देश है जिसमें आसानी से द्विदलीय व 3 दलीय व्यवस्था को नहीं अपनाया जा सकता। इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। अब बहुदलीय व्यवस्था के गुण क्या हैं, इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। लोगों को अलग अलग लोगों के बीच चुनने का अवसर मिल जाता है। लेकिन इससे कुछ दोष भी हैं बहुदलीय व्यवस्था के। दोष क्या हैं, कोई दल अकेले सत्ता में नहीं आ सकता। इस तरह से सरकार बनाने के नेतृत्व की कठिनाई आती हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं है, अगर मान लीजिए कि एक देश में 17 पार्टियां हैं तो ज़रूरी नहीं कि एक पार्टी पूरा बहुमत में आ जाए। तो अगर वो पार्टी बहुमत में नहीं आएगी तो वो क्या करेगी, दूसरे पार्टियों से मिलकर, चाहे वो पार्टी का नेचर उससे मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन वो दूसरे पार्टियों से मिलकर क्या करेगी, गठबंधन कर लेगी और तब सरकार बनाएगी। इससे क्या होता है कि देश की प्रगति रुक सकती है। इसमें प्रायः राजनीतिक अस्थिरता फैलती है। कभी क्या हुआ, अगर बन रही है तब तक तो सरकार चलेगी, जैसे ही बात बननी बंद हो गई तो सरकार गिर गई। अब हम आते हैं, किसी भी देश में जो राजनीतिक दल 2 तरह से काम कर सकते हैं, या तो शासक दल के रूप में या विपक्षी दल के रूप में। शासक दल मतलब जिसकी सरकार बनती है वो शासक दल के रूप में रहेंगे। तो शासक दल के कार्य क्या होते हैं, देश के लिए कानून बनाने में शासक दल अहम भूमिका निभाते हैं। क्या होता है, देश में कानून बनाने में शासक दल अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे अभी बीजेपी गवर्नमेंट क्या है, शासक दल है, और उसी तरह से अन्य पार्टियां जो है वो क्या है, वो विपक्षी दल है। वे सरकार बनाते हैं और देश को चलाते हैं, जैसे अभी चला रहे हैं मोदी जी। पार्टियां नेता चुनती हैं और उनको प्रशिक्षित करती हैं, फिर उनके मंत्री बनाते हैं और ताकि वे पार्टी के इच्छानुसार चला सके। तो क्या होता है कि एक मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है और वो फिर क्या करे,
वो अलग अलग विभाग उन्हें दिया जाता है, वो विभाग को वो चलाते हैं। इससे प्रायः राजनीतिक अस्थिरता फैली हुई दिखाई देती है। सॉरी, ये उस ऊपर का ही है। तो यहाँ आते हैं आगे, विपक्षी दल के क्या काम है। तो विपक्षी दल सरकार के गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ अपनी अलग राय भी रखते हैं। मतलब सरकार के नीतियों की आलोचना करने का काम कौन करते हैं, विपक्षी दल करते हैं। वे सरकार के विभिन्न विचारधाराओं का विरोध करते हैं। विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को भी गोलबंद करने का काम करता है। अब हम कुछ टर्म को देखते हैं। पहला है गठबंधन। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती हैं तो इसे गठबंधन या मोर्चा कहा जाता है। 2004 व 2009 में संसदीय चुनाव में भारत में ऐसे 3 गठबंधन थे। 2004 और 2009 में ये 3 गठबंधन थे। ये तीनों गठबंधन के बारे में देखते हैं। ये गठबंधन था, एक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, फिर है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसका नाम है NDA, जिसमें कि बीजेपी का ये गठबंधन है, और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जो कि UPA है, जिसमें कि ये कांग्रेस का वर्चस्व वाला ये गठबंधन है, और वाम मोर्चा है जो कि कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह सबका वो मोर्चा है। अब आते हैं समानुपातिक हिस्सेदारी के बारे में जानते हैं। ये टर्म क्या है। पार्टियों में गतिविधियों की हिस्सेदारी का स्तर भारत में सबसे ऊंचा है। विकसित देश जैसे कनाडा, जापान, स्पेन और दक्षिण कोरिया में स्तर कम है। भारत में लोगों का समानुपातिक रूप से राजनीतिक दलों के प्रति सोच ज़्यादा खुली हुई है। राजनीतिक दलों की सदस्यता और ज़्यादा हो रही है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो भारत में जो पार्टियां हैं उसके प्रति जो हमारे यहाँ के लोगों का रुझान बहुत अधिक है। इसी वजह से क्या है, राजनीतिक पार्टियों की सदस्यता बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। चुनाव आयोग क्या करते हैं, तो प्रत्येक राजनीतिक दल भारत में चुनाव आयोग से पंजीकृत होता है। आयोग सभी दलों के समान मानता है और पर यह बड़े और स्थापित दलों को कुछ विशेष सुविधा देता है। मतलब जो हमारे यहाँ जो चुनाव आयोग है उनका काम क्या है, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह पंजीकृत करना और राजनीतिक दलों को अपने यहाँ पंजीकृत करने का काम भी काम करता है। लेकिन जो बड़े राजनीतिक दल होते हैं उन्हें कुछ सुविधाएं दिए जाते हैं। इन्हें अलग अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है। इनका प्रयोग पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकता है। इस विशेषाधिकार और कुछ अन्य लाभ पाने वाले पार्टियों को मान्यता प्राप्त दल भी कहते हैं। जैसे कि भारत में अभी मान्यता प्राप्त दलों की संख्या 7 हैं अभी, जिसे हम राजनीतिक पार्टियां भी कहते हैं। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो राष्ट्रीय राजनीतिक की विभिन्न राज्यों में इकाइयाँ होती हैं। ये सारी इकाइयाँ राष्ट्रीय स्तर पर तय होने वाली नीतियों, कार्यक्रम और रणनीति को ही मानते हैं। तो राजनीतिक कोई भी पार्टी जो है ना, वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल या राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कब बनेगी, इसकी शर्तें क्या हैं, और ये शर्तें याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। शर्तें क्या है, ऐसा दल जो साधारण लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का अपने 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करे। मतलब कम से कम 4 राज्यों में वो कुल पड़े वोटों का 6% हासिल करे, तब वो राजनीतिक दल का मान्यता प्राप्त कर सकता है। लोकसभा में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करनी होगी। लोकसभा की जो सीटें हैं 543, उनमें कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करनी पड़ेगी। भारत के प्रमुख राजनीतिक दल तो भारत के प्रमुख राजनीतिक दल में है, पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, दूसरा है भारतीय जनता पार्टी BJP, बहुजन समाज पार्टी जो बसपा कहते हैं जिसे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIM, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। फिर उसके बाद ये सब। अब आते हैं क्षेत्रीय दल जो प्रांतीय दल होते हैं, वो दल जो कुछ ही राज्यों तक सीमित होते हैं। मतलब जब कुछ ही राज्य तक सीमित होने वाले जो पार्टी होते हैं उसे हम क्षेत्रीय दल कहते हैं। क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तें, इसके लिए भी आवश्यक शर्त क्या है, राज्य विधानसभा के चुनाव में, जो राज्य के अंदर में जो चुनाव होते हैं उसमें पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करने पर राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिलेगी। अगर मतलब 100 वोट पड़ रहे हैं तो उसमें से 6 वोट अगर किसी राजनीतिक पार्टी को मिलती है तो वो क्षेत्रीय पार्टी कहला सकती है। विधानसभा चुनाव में कम से कम 2 सीटें
कम से कम 2 सीटें प्राप्त करने पर क्षेत्रीय दल की मान्यता मिलती है। विधानसभा की जो चुनावें होगी, मतलब राज्य के अंदर में जो विधानसभा की चुनावें होगी उसमें कम से कम 2 सीटें लानी पड़ेगी। तो कुछ क्षेत्रीय पार्टी हैं, जैसे समाजवादी पार्टी हो गई जो कि अखिलेश यादव की है, समता पार्टी हो गई और राष्ट्रीय जनता दल हो गया ये। अब आते हैं हम कुछ पार्टियों के बारे में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के कई दशकों बाद तक इस पार्टी का भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तर पर वर्चस्व कायम रहा था। यह पार्टी केंद्र में 1977 तक लगातार, फिर 1980 से 1989 तक इसने देश पर शासन किया। 1989 में इस दल के जन समर्थन में कमी आई। अपने वैचारिक रुझान में मध्यम वर्गों, न वामपंथी न दक्षिणपंथी दल ने धर्मनिरपेक्षता और कमजोर वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को अपना मुख्य एजेंडा बनाया। किस पार्टी ने? कांग्रेस पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी के बारे में जानते हैं। तो भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की इसकी अवधारणा ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व की पार्टी का एक प्रमुख तत्व है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है वो हिंदुत्व पर आधारित पार्टी है, मतलब राष्ट्रवाद को ज़्यादा बढ़ावा देती है। ये पार्टी जम्मू कश्मीर को क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा के खिलाफ है। यह देश में रहने वाले सभी धर्म के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता और धर्मांतरण पर रोक लगाने के पक्ष में है ये पार्टी। 1990 के दशक में इसने समर्थन का आधार काफ़ी व्यापक हुआ था। 1990 के समय से ही बीजेपी को समर्थन मिलना चालू हुआ, जो कि अब बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकारें बन रही हैं। राजनीतिक दलों के सामने चुनौतियां क्या क्या हैं? पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र की कमी। पार्टी के अंदर क्या होता है? आंतरिक लोकतंत्र की कमी है। इस टॉपिक के अंदर में हम देखते हैं क्या क्या कमी है। सारी ताकत एक या कुछ एक नेताओं के हाथ में सिमट जाता है। पार्टियों के पास न सदस्यों की खुली सूची होती है और न नियमित रूप से संगठित बैठकें होती हैं। नियमित रूप से आंतरिक चुनाव भी नहीं होते हैं। सामान्य कार्यकर्ता अनजान ही रहता है कि पार्टी के अंदर चल क्या रहा है। उसके पास न तो नेताओं से जुड़कर फैसले को प्रभावित करने की ताकत होती है, चूँकि कुछ नेताओं के पास ही असली ताकत होती हैं, इसलिए उनके पार्टी में टिके रह पाना मुश्किल हो जाता है। वंशवाद की चुनौती। दूसरी क्या है चुनौती? वंशवाद की चुनौती। जो लोग ऊपर के स्तर के नेता होते हैं वे अनुचित लाभ लेते हुए अपने नज़दीकी लोगों और यहाँ तक कि अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। अनेक दलों में शीर्ष पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं। यह बात लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इसमें अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले लोग ताकत वाले पदों पर पहुंच जाते हैं। तो ये सब चुनौतियां हैं। तीसरी चुनौती क्या है? धन और आपराधिक तत्वों की घुसपैठ। होता क्या है, राजनीति में जनरली आपराधिक तत्व की घुसपैठ हो जाती है और जो ज़्यादा धनवान लोग होते हैं उनकी घुसपैठ होती है। मतलब घुसपैठ कहने का मतलब ये होता है कि उनका वर्चस्व उस पार्टी में बढ़ जाता है। चुनाव के समय पैसा और आपराधिक तत्वों की घुसपैठ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। पार्टी ऐसे ही उम्मीदवारों को उतारती हैं जिसके पास पैसा हो या पैसा जुटा सके। किसी पार्टी को ज़्यादा धन देने वाले कंपनियां और अमीर लोग उस पार्टी के नीतियों और फैसले को भी प्रभावित करते हैं। उसके बाद अगली चुनौती है वो है विकल्पहीनता की स्थिति। सार्थक विकल्प का मतलब होता है कि विभिन्न पार्टियों की नीतियाँ और कार्यक्रम में महत्वपूर्ण अंतर हो। हाल ही के वर्षों में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम हो और यह प्रवृत्ति दुनिया भर में दिखाई देती है। राजनीतिक पार्टियां और उनके नेताओं के सुधार के लिए कुछ सुझाव। कैसे हम राजनीतिक पार्टियों को और उसके नेताओं को सुधारा जा सकता है, इससे कुछ सुझाव है। पहला सुझाव क्या है? दल बदल को रोकना। दल बदल को रोकने के लिए संविधान द्वारा तय कर दिया गया है कि दल बदल कर सांसदों एवं विधायकों को अपनी सीट छोड़नी होगी। अगर वो दल बदल करते हैं तो उन्हें अपनी सीट छोड़नी होगी। शपथ पत्र। पैसे और अपराधी के प्रभाव को कम करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश जारी कर दिया है कि यह उम्मीदवार को एक शपथ पत्र में अपनी संपत्ति और आपराधिक मामलों का ब्यौरा देना होता है। मतलब जब आप राजनीति में उतरते हैं, जब आप अपना नॉमिनेशन देते हैं तो उसी समय आपको शपथ पत्र पर सिग्नेचर करवाया जाता है, जहां पर आपको अपनी संपत्ति और आपराधिक मामलों का ब्यौरा देना होता है।
चुनाव आयोग द्वारा उठाए गए कदम। चुनाव आयोग क्या कदम उठा सकती है? चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को यह आदेश दिया है कि वे निरंतर संगठनात्मक चुनाव कराए और अपनी आयकर रिटर्न्स में अपनी आमदनी का ब्यौरा दे, कि उनकी आमदनी कहाँ कहाँ से आती है उसका ब्यौरा दे। आम नागरिक भी राजनीतिक दलों के अनुचित कार्यों पर नज़र रखते हैं। समाचार पत्रों में उनकी खामियों के विषय में लिखा जाता है और मीडिया के माध्यम से उनकी खामियों को उजागर करते हुए उन्हें ठीक रास्ते पर लाने में सहयोग दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है।